नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। अगले आधे घंटे तमाम वो खबरें आपको दिखाएंगे जो रखती हैं आपसे सरोकार। शुरुआत करते हैं तुर्की सीरिया में आई महातबाही की खबर के साथ। तुर्की सीरिया में भूकंप से भारी तबाही के बाद अब 8000 लोगों की मौत का आंकड़ा हो चुका है। तुर्की में करीब 5894 पहले मौतें हुई थी, लेकिन अब यह 8000 के पास पहुंच चुका है। 34,000 से ज्यादा लोग घायल हैं। सीरिया में आपको बता दें कि मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, हजारों घायल। तुर्की में भूकंप से करीब 6000 इमारतें तबाह हो चुकी हैं, बर्बाद हो चुकी हैं। 400 इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं और 1220 जो इमारत है उनको बुरी तरह से नुकसान पहुंचा है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, शव मिलने का सिलसिला जारी है। स्पेशल टीम ने मलबे में दबे कई बच्चों को बचाया, उनकी जिंदगियों को बचाया। तुर्की में 3 महीने तक ऐसे हालात में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। सभी सरकारी इमारतों को शेल्टर होम बना दिया गया है। 70 देश और 14 अंतर्राष्ट्रीय संगठन मदद के लिए आगे आए हैं। बर्फबारी, हालांकि खराब मौसम, रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार रोड़ा बन रही है, चुनौती बन रही है, लेकिन लगातार रेस्क्यू टीम वहां पर काम करती हुई और कई जिंदगियां बचाती हुई। कुदरत का कहर इस कदर बरपा है कि हर तरफ चीख पुकार देखने को मिल रही है। भूकंप से भारी तबाही, तुर्की और सीरिया में 8000 के पार मौत का आंकड़ा जा चुका है। कई बच्चों की जिंदगियां स्पेशल टीम ने बचाई। आप तस्वीरें देख सकते हैं। इन तस्वीरों को देख के जाहिर तौर पर कलेजा कांप जाए। 3 महीने तक इन हालातों में तुर्की में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। सभी इमारत जो सरकारी इमारत हैं उनको शेल्टर होम बनाया गया है ताकि वहां पर पनाह दी जा सके। इन पीड़ितों को 70 देश और 14 अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो हैं वो तुर्की और सीरिया की मदद के लिए आगे आए हैं। उनकी तरफ से भी लगातार जो टीमें हैं वो भेजी जा रही हैं। तुर्की और सीरिया में आई महातबाही की जो तस्वीरें सामने आ रही है वो रूह कपा देने वाली है। पल भर में ताश के पत्तों की तरह बड़ी बड़ी इमारतें जमींदोज हो गई, लाखों लोग बेघर हो गए, हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। कुदरत के कहर के आगे सब कुछ बिखर गया है। हर शख्स बेबस है, लाचार नजर आ रहा है, लेकिन बर्बादी और तबाही के बीच इंसानियत की मिसालें भी देखने को मिल रही हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर ये 5 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में आपको तबाही का मंजर नजर आ रहा होगा। दूसरी तस्वीर अस्पताल खंडर में तब्दील हो चुका है और तीसरी तस्वीर बेघर हुए लोगों की है। इस बीच मौसम भी खराब हो रहा है। चौथी तस्वीर में आप देख सकते हैं और 5वीं तस्वीर में भी ऑपरेशन जिंदगी लगातार चल रहा है। जब अचानक हजारों इमारतें एक साथ गिरी होंगी तो क्या हुआ होगा, कल्पना करना मुश्किल है। इन खौफनाक तस्वीरों के बीच कुछ चमत्कार भी हुए हैं जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। बहुत बड़ा भूकंप आया। बहुत बड़ी तबाही आई। इतना बड़ा झटका कि 3 महाद्वीप एक साथ हिल गए। एक दो नहीं, 5000 से ज्यादा इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गई। और हजारों लोग इन इमारतों में फंसकर मारे गए। इस तबाही और जलजले के बीच भी आ रही चमत्कारों की अनूठी और अनोखी कहानी है। नवजात शिशु से लेकर छोटे बच्चों तक दिलों को झकझोर देने वाले दर्द के बीच भूकंप से बच निकलने वाली तस्वीरें भी लोगों को आश्चर्यचकित कर रही हैं।
तुर्की और सीरिया के करोड़ों लोग कैसे इस बड़े भूकंप से संघर्ष कर रहे हैं दिखाएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले आपको ले चलते हैं तुर्की के कहारन मारस प्रांत में, जहां पर भूकंप का एक शक्तिशाली केंद्र था। इस भूकंप केंद्र पर कुछ भी नहीं बचा। एक के बाद एक कई इमारतें भर भरा कर गिर गईं। गिरी हुई इमारतें और उनके मलबे ये बताने के लिए काफी हैं कि भूकंप से पहले ये जगह बहुत खूबसूरत रही होगी, लेकिन अब ये शहर जैसे मरघट बन गया है। तुर्की इमारतों का कब्रिस्तान सा नजर आ रहा है और पूरी दुनिया इन तस्वीरों को देखकर हैरान हो रही है कि क्या कुदरत ऐसा भी कर सकती है। क्या एक झटके में 5000 इमारतें गिर सकती हैं? अगर कुदरत का क्रोध 7वें आसमान पर है, तो इंसान के अंदर जिंदा रहने की जिद का कोई सानी नहीं है। तुर्की के अंदर एक छोटी बच्ची कैसे मौत को मात देकर मलबे के बीच से निकाली जा रही है। तस्वीरें पूरी दुनिया को हैरान कर रही हैं। एक और छोटी बच्ची को मलबे से बाहर निकाला गया और जो अपनी मां को पुकार रही थी, उसकी यही आवाज सुनकर राहत और बचाव कर्मी उस तक पहुंच पाने में कामयाब हो सके। तुर्की और सीरिया जैसे इस वक्त हजारों जिंदगियों के दर्दनाक किस्सों और कहानियों के थिएटर बन चुके हैं। हर एक भूकंप पीड़ित की अपनी एक कहानी है, लेकिन हर कहानी की हैप्पी एंडिंग नहीं होती है। कुछ कहानियां ऐसी हैं जो लोगों को दर्द और दुख से भर रही हैं। ऐसी ही तस्वीर सीरिया से आई, जब भूकंप के समय दो भाई एक दूसरे को अपनी बाहों का सहारा देते हुए इस दुनिया से विदा हो गए। दो भाइयों ने एक साथ मौत को गले लगा लिया। और संकट के समय में भारत समेत दुनिया के कई देश तुर्की सीरिया के साथ खड़े हुए हैं, हर संभव मदद कर रहे हैं। तुर्की सीरिया से पहले भी कई देश ऐसी तबाही झेल चुके हैं। भूकंप के बाद किस तरह तुर्की के इस्कंदरून बंदरगाह पर आग लग गई थी, ड्रोन कैमरों से ली गई ये खतरनाक तस्वीरें भी देखिए। दुनिया के 60 से ज्यादा देशों की टीमें तुर्की में मदद के लिए पहुंच चुकी हैं। भारत की एनडीआरएफ की टीमें भी मदद, राहत और बचाव के लिए पहुंच चुकी हैं। स्पेशल विमान C-17 ग्लोब मास्टर से एनडीआरएफ की टीम 2 डॉग स्क्वाड लेकर तुर्की पहुंच चुकी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तुर्की के भूकंप पर नजर बनाई हुई है। 140 करोड़ लोगों की संवेदनाएं सभी भूकंप पीड़ितों के साथ है। भारत भूकंप पीड़ितों की हर संभव मदद के लिए तत्पर है। भूकंप में राहत और बचाव का काम बहुत मुश्किल होता है। भूकंप में रेस्क्यू के लिए बहुत एक्सपर्ट टीम चाहिए। ये टीम पहले पता लगाती है कि इमारत में कहां लोग फंसे हो सकते हैं। मेज, लकड़ी के सामान या सीढ़ियों के नीचे लोगों के फंसे होने की संभावना ज्यादा होती है। इमारत के ढेर में इंसानों का पता लगाने के लिए थर्मल इमेज का भी इस्तेमाल होता है। इंसानों का पता लगाने के लिए छोटी से छोटी आवाज पर भी ध्यान दिया जाता है। बहुत हल्की आवाज को पकड़ने वाले विशेष यंत्र भी होते हैं। कंक्रीट स्लैब को चीरकर लोगों की जान बचाई जाती है। भूकंप में 13 दिनों तक राहत और बचाव अभियान चलाया जाता है, क्योंकि आमतौर पर 13 दिनों तक इंसान अधिकतम जिंदा रह सकता है। लेकिन अगर शरीर में पानी की कमी हो जाए तो 5 दिन के बाद भी इंसान के लिए जीना नामुमकिन हो सकता है। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन ने 7 दिन का शोक घोषित कर दिया है। तुर्की के झंडों को भी आधा झुका दिया गया है। भारत भी शोक की इस घड़ी में तुर्की के साथ है। भारत ने जो मदद भेजी है उसका धन्यवाद भारत में मौजूद तुर्की के राजदूत ने भी दिया है। India has sent 2
planes, and we really appreciate the sincere and timely help of India. It is timely because, as I said, the first 48 hours up to 72 hours are very important for rescue operations. तुर्की के 1,35,00,000 लोग आज भी भूकंप की दहशत में जी रहे हैं, क्योंकि यहाँ अब भी आफ्टर शॉक्स आने का सिलसिला जारी है। अगर 21वीं सदी के दुनिया के 3 सबसे बड़े भूकंपों की बात करें तो 12 जनवरी 2010 को हेती में आए भूकंप में 7 की तीव्रता के भूकंप से 3,16,000 लोगों की मौत हो गई थी। 26 दिसंबर 2004 को इंडोनेशिया में 9.1 की तीव्रता का भूकंप आया था, जिससे आई सुनामी ने 2,30,000 लोगों की जान ले ली थी। 8 अक्टूबर 2005 में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 7.6 की तीव्रता का भूकंप आया था, जिसकी वजह से 80,000 लोगों की जान चली गई थी। राहत और बचाव कर्मियों के लिए इस वक्त एक-एक पल की मेहनत किसी की जिंदगी बचा सकती है। इसलिए इस वक्त पूरा तुर्की अपने लोगों को बचाने के लिए एक-एक सेकंड की जंग लड़ रहा है, और दूसरी तरफ पूरी दुनिया भी तुर्की और सीरिया की मदद के लिए खड़ी है। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर बेरोजगारों का जमकर हंगामा चल रहा है। मंत्री रमेश मीणा के बंगले के बाहर यह हंगामा हो रहा है। बड़ी संख्या में बेरोजगार यहां पर जुटे हुए हैं। बंगले के बाहर बेरोजगार पंचायती राज मंत्री के बाहर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। संविदा भर्ती की जगह पक्की भर्ती की दरअसल ये बेरोजगार मांग कर रहे हैं। पुलिस ने बेरोजगारों को बंगले से पहले रोक दिया। बड़ी खबर जयपुर से है। हालांकि पुलिस ने बेरोजगारों को बंगले से पहले रोक दिया है। बंगले के बाहर की तस्वीरें, जहां पर तमाम बेरोजगार इकट्ठे हुए और नारेबाजी कर रहे हैं। राजस्थान में बेरोजगारों का हंगामा लगातार जारी है। कल अजमेर में हुए हंगामे के बाद में राजधानी जयपुर में आज तमाम बेरोजगारों का झुंड यहां पर जो पंचायती राज मंत्री है उनके बंगले पर पहुंचा। हालांकि पुलिस ने यहां पर दल को रोक दिया। पीछे रमेश मीणा जो पंचायती राज मंत्री है उनके बंगले के घेराव के लिए पहुंचे। तमाम लोगों की मांग है कि जो संविदा पर भर्ती की जा रही है उस भर्ती को बंद किया जाना चाहिए, पक्की भर्ती की जानी चाहिए। सरकार ने जो वादे किए थे उन वादों को पूरा किया जाना चाहिए। लगातार कई बड़े आंदोलन हो चुके हैं, विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं। कल आरपीएससी में लाठीचार्ज के बाद में यहां पर तमाम लोग पहुंचे हैं। जो युवा हैं, बेरोजगार हैं, उनके बड़े झुंड यहां मौजूद हैं। उपेन्द्र यादव हमारे साथ में मौजूद है। क्या आज आप करने पहुंचे हैं, किस तरह से आप अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं? देखो, मुख्यमंत्री जी युवाओं के लिए बजट लेके आ रहे हैं 10 तारीख को, लेकिन पहले बजट की घोषणा 2100 पदों पर पंचायत राज भर्ती की थी। 544 पद अलग है, 2600 से ज्यादा पदों पर पंचायत राज भर्ती होनी है, लेकिन संविदा पे भर्ती निकालना युवाओं के साथ धोखा है। मुख्यमंत्री जी के विश्वास पर 38 दिन के बाद राजस्थान लौटे थे। गुजरात समझौता आज भी अधूरा है, लखनऊ समझौता और मंत्रियों के साथ लिखित समझौता है। तो पहले बजट की पंचायत राज भर्ती की विज्ञप्ति जारी क्यों नहीं करे? आज हम सड़कों पर उतरे हैं, मांग कर रहे हैं कि हमारी इन पदों पर भर्तियों की विज्ञप्ति की घोषणा की जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के विश्वास पर हम गुजरात से वापस लौटे थे, लखनऊ से वापस लौटे थे, लेकिन पहले बजट की घोषणा नहीं होती। युवाओं के लिए किस बात का बजट है? पहले बजट की घोषणा पूरी होनी चाहिए, यह मांग हम करें। आज आप यहाँ पहुंचे मंत्री के बंगले पर, क्या करने पहुंचे थे? अभी बता रहे हैं कि 5 लोगों का डेलीगेशन आपका जाएगा। देखो, हम सम्मान करते हैं, पुलिस प्रशासन हमें मिलवा रही है, हमारी मांगों को पूरा करवाने के लिए हम वार्ता के लिए तैयार है। पुलिस प्रशासन जैसा कहेगी हम करने के लिए तैयार, लेकिन हमें न्याय मिलना चाहिए। न्याय के लिए आए, भर्ती के लिए आए। हम अनुशासन से हम आंदोलन कर रहे हैं, न किसी प्रकार की हम उल्लंघन कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन जैसे कहेगा हम करने के लिए तैयार, लेकिन हमारी मांगे पूरी और हमारी वार्ता मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव कुलदीप राका जी से हो। जी, कुलदीप राका जी से वार्ता की जाएगी। कोई बातचीत आप लोग जो आ रहे हैं? वो बैठे भाई साहब बोल रहे हैं, उनका अनुशासन पर चलेंगे, उनका अनुरूप। जी जी जी, हाँ। क्या डिमांड है आपकी? सर पंचायती राज भर्ती होनी चाहिए, पक्की नियमित होनी चाहिए सर, पक्की होनी चाहिए। कितने, कहाँ से आप लोग? सर हम कोटा से आए हैं। पिछले 13 साल से ये भर्ती लंबित है। हम इतने परेशान हो गए हैं। 2019 में बजट घोषणा थी इस भर्ती की, अब 2019 से हम तैयारी कर रहे हैं। घर वाले भी अब तो के थक गए कि कहाँ तक पैसे लगाएं। हमारे 2 बीघा जमीन है, वो भी गहने मिल गई पढ़ाई के चक्कर में, और सर जॉब अलग नहीं है, परिवार के अलग ताने,
आसपास के लगता नहीं सर। हम इतने तंग हो गए इस वैकेंसी की वजह से, पूछो मत। बार बार आते हैं उपेंद्र भाई साहब के कहने पे, लेकिन कुछ रिजल्ट भी नहीं निकलता इसका, और बेचारे बहुत स्ट्रगल करते हैं, फिर भी सर गवर्नमेंट कोई ध्यान दे नहीं रही। गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही, लेकिन बात की गई कि युवाओं पर फोकस रहेगा बजट। सर सरकार संविदा भर्ती कराना चाह रही है, कहाँ का न्याय है? संविदा के लिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने और सीएम साहब ने खुद फाइल चला रखी है, वहाँ पे फाइनेंस में फाइल पड़ी हुई है। संविदा भर्ती का जेटीए की भर्ती कराना चाहते हैं ये लोग। क्या करेंगे सर? पंचायत राज जेईएन भर्ती 2013 में इन्होंने मतलब फाइल चलाई थी, उसके बाद ये फाइल डंप होती आई है। 2013 से 13 साल हो गए सर अब तक, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुई है। जबकि प्रमुख साहब सचिव साहब से मिले थे तो उन्होंने भी ये फाइल को मतलब संविदा पे चला रखी है, तो हम संविदा का विरोध करते हैं। ये फाइल को नियमित वर्दी की यहाँ पर भर्ती की यहाँ पर जो है मांग की जा रही है, और आप देख सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ पर जुटे हैं और पुलिस 5 लोगों के डेलीगेशन को लेकर के पहुंच रही है और यहाँ पर बातचीत की जाएगी, सरकार के पास इनकी मांग पहुंचाई जाएगी। अब तक जो तमाम चीजें हुई हैं, तमाम अपडेट्स हुए हैं, उसमें नाराजगी युवाओं की ये है कि जो वादे किए गए थे, अलग अलग समझौते किए गए थे, चाहे यूपी में हो, लखनऊ में हो, गुजरात में हो, तमाम जगह पर जो सरकार ने बात की थी वो इस बजट में दी जानी चाहिए। क्योंकि अब अगला बजट किस सरकार का होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन वर्तमान जो बजट है उसमें इनकी मांगों को मनवाने के लिए लगातार इनकी जद्दोजहद जारी है। अरबाज अहमद, न्यूज 18 के लिए जयपुर से। अरबाज हमारे संवाददाता इस खबर पर ताजा अपडेट के साथ जुड़ गए। अरबाज, हमने मांगे तो सुन ली बेरोजगारों की, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो संविदा पे कर्मचारी हैं उन्हें पक्का किया जाए, लेकिन जो अभी डेलीगेशन की बात आ रही थी कि 5 लोगों का डेलीगेशन मिलेगा मंत्री जी से, उस तरफ क्या अब कदम आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे? क्या अपडेट है इसको लेकर? देखिए, ये पूरा एक लंबा चौड़ा घटनाक्रम है। अगर आप देखें पिछले करीब 4 साल हो गए लगातार ये बेरोजगार न सिर्फ राजस्थान में बल्कि कई राज्यों में जाकर के अपनी मांगों को रख रहे हैं। जहां जहां चुनाव होते हैं वहां भी सरकार को चेताते हैं, इनसे वादे किए गए थे, तमाम जो वादे हुए थे उसके बाद में इनके समझौते भी हुए, फिर टकराव हुए, फिर आंदोलन हुए। कल आरपीएससी पे बड़ा जो था हंगामा आपने देखा, जिस तरह से हुआ, लाठीचार्ज हो गया था जो बेरोजगार नेता हैं उनके ऊपर। फिर उसके बाद में आज ये जो पंचायती राज मंत्री हैं रमेश मीणा के यहाँ पहुंच करके इन्होंने बात कही कि भाई संविदा जो कर्मियों की आप फिर से भर्ती कर रहे हैं, आपको पक्की भर्ती करनी चाहिए नियमित लोगों की। फिर वही एक जो बात है आगे होगी कि जो संविदा कर्मी है आगे अपने हक के लिए लड़ाई करेंगे, और ये सिलसिला जो है बदस्तूर जारी रहेगा। फिलहाल इन्होंने 5 लोगों के डेलीगेशन को लेकर के पहुंचे हैं और यहाँ पर बातचीत इनकी कराई जा रही है, जो मुख्यमंत्री सचिव के पास इनको ले जाने की बात की गई है ताकि इनकी मांगों को सुना जाए और जो बजट कल पेश किया जाना है उसके अंदर इनकी मांगों को पूरा किया जा सके। और बस जाहिर तौर पर ये मुफीद वक्त होता है तमाम लोगों के लिए ताकि वो अपनी मांगे सरकार से मनवा सके। चूंकि कल बजट है और गहलोत के जादुई पिटारे से क्या निकलेगा महत्वपूर्ण होगा, क्या संविदा कर्मचारियों के लिए कोई सौगात होगी। लेकिन इन सबके बीच में आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि आपने जो तस्वीरें भेजी है उसमें हम देख पा रहे हैं पुलिस फोर्स भी वहां तैनात है, अच्छी खासी संख्या में बेरोजगार भी वहां जुटे हुए हैं। तो क्या मंत्री के बंगले से बाहर अब ये तमाम बेरोजगार हट गए हैं जब डेलीगेशन की बात सामने आई है? तो जी बिल्कुल, देखिए कि अभी यहाँ पर इनकी समझाइश कर ली गई है। जो बेरोजगार संगठन है इनका अगर माना जाए तो इन्होंने कहा है कि कल हुए हंगामे के बाद में हम नहीं चाहते कि ऐसी छवि बने कि सरकार हमें ये माने कि हम हालात बिगाड़ना या माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। तो उन्होंने फिलहाल अपने हंगामे को स्थगित करते हुए डेलीगेशन को भेज दिया है और बातचीत की ओर रास्ता निकालने की कोशिश की है कि सरकार इनकी बात को सुने, मांगों को पूरा करे, और मांगे अगर पूरा नहीं होती हैं तो फिर इनकी चेतावनी है कि बड़ा आंदोलन करेंगे। शुक्रिया अरबाज तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अगली खबर जयपुर से ही है। जेडीए प्रवर्तन दस्ते की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। दरअसल कृषि भूमि पर बसाई गई अवैध कॉलोनी पर यह कार्रवाई हुई। जेडीए जोन 11 रिंग रोड के पास अवैध कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया गया है। 3 बीघा कृषि भूमि पर ये कॉलोनी बसाई जा रही थी। बाउंड्री वॉल को ध्वस्त कर दिया गया है। मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन के निर्देश पर ये कार्रवाई हुई है। ये कृषि भूमि जिस पर अवैध तरीके से कॉलोनी को बसाया जा रहा था और अब जेडीए प्रवर्तन के दस्ते की तरफ से बड़ी कार्रवाई, इस पर जो बाउंड्री वॉल बनाई जा रही थी उसे ध्वस्त कर दिया गया है। जयपुर से बड़ी खबर है। जेडीए प्रवर्तन दस्ते की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। अवैध कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया गया है। कृषि भूमि पर दरअसल ये कॉलोनी बसाई गई थी अवैध रूप से, लिहाजा जेडीए जोन 11 रिंग रोड के पास अवैध कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया गया। 3 बीघा कृषि भूमि पर इस कॉलोनी को बसाया जा रहा था, जिस पर अब पीला बुलडोजर चला है, पीला पंजा चला है। जेडीए प्रवर्तन दस्ते की ये बड़ी कार्रवाई, कृषि भूमि पर बसाई जा रही अवैध कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया गया है। आसपास जो उसकी बाउंड्री वॉल बनाई गई थी
उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। ये कार्रवाई जेडीए प्रवर्तन दस्ते की तरफ से की गई है। बुलडोजर चलता हुआ आप देख पा रहे हैं। दरअसल अवैध कॉलोनी है जो कि कृषि भूमि पर बनाई गई थी और इस अवैध कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया गया, बाउंड्री वॉल को गिरा दिया गया। जेडीए प्रवर्तन दस्ते की ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है जयपुर में। रोशन शर्मा हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रोशन, ये अवैध कॉलोनी का काम कितना पूरा हो गया था जिसको ध्वस्त कर दिया गया है जेडीए की तरफ से? देखिए, जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से जेडीए जोन 11 के अंदर 3 अलग अलग स्थानों के ऊपर अवैध कॉलोनियां ध्वस्त की गई है। इन तीनों जो अवैध कॉलोनियां हैं, करीब इनमें 12 बीघा जो कृषि भूमि है उसके ऊपर अवैध रूप से कॉलोनी बसाई जा रही थी। जो पहली कार्रवाई की गई है रिंग रोड के पास में, ये जो नेवता गांव है, यहाँ पर ग्रेवल सड़क बनाकर और बाउंड्री वाल कर अवैध कॉलोनी जो विकसित की जा रही थी, जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने आज ध्वस्त कर दिया गया। वहीं जो दूसरी कार्रवाई की गई है जेडीए जोन 11 के अंदर ही जो बगरू जो टोल प्लाजा है, वहां पर करीब 7 बीघा कृषि भूमि के ऊपर यहाँ पर भी अवैध रूप से जो कॉलोनी यहाँ पर बसाई गई थी, उसे जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने ध्वस्त कर दिया। और जो तीसरी जो कार्रवाई की गई है, जो बड़के बालाजी का जो इलाका है सारंगपुरा, वहाँ पर 2 बीघा जो ये भूमि थी, यहाँ पर भी बाउंड्री वाल डिमार्केशन कर अवैध जो कॉलोनी यहाँ पर विकसित की जा रही थी रॉयल वाटिका के नाम से, जिसे जेडीए ने ध्वस्त किया है। साथ ही साथ में यहाँ पर जो अवैध जो विकास करता है उनसे इस कार्रवाई का खर्चा वसूलने के लिए नोटिस यहाँ पर दिया जाएगा और उनसे ये वसूला जाएगा। साथ ही साथ में इस जो कॉलोनी की जो लोकेशन है, इसकी जो पट्टे हैं, उन्हें भी ब्लैक लिस्टेड जो किया जाएगा कि भविष्य में इस तरीके से जो अवैध रूप से कोई कॉलोनी बसाई जा रही है, वो जेडीए नियमों के तहत जब तक रूपांतरण नहीं होता तब तक किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हो, ये सुनिश्चित किया जा रहा है प्रवर्तन शाखा की ओर। रोशन, आगे किस तरह से कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा, जरा ये भी दर्शकों को बताएं। देखिए, जयपुर विकास प्राधिकरण का जो क्षेत्राधिकार है उसमें अवैध जो कॉलोनियों का जो विकसित करने का चलन है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। चोरी पे जो विकास करता है वो जेडीए को जो विकास शुल्क का नुकसान पहुंचाकर अवैध रूप से इन कॉलोनियों को विकसित करता है, जबकि नियमों के अनुरूप जो जेडीए की जो विकसित योजनाएं हैं उनमें जो विकासकर्ता को जो विकास शुल्क जमा करवाना, जेडीए से अप्रूव करवाना, 90A करवाकर प्रॉपर तरीके से उस कॉलोनी को विकसित करना होता है। लेकिन जो फर्जी जो सोसाइटियां हैं, बैकडेट में पट्टों की आड़ के ऊपर इस तरीके की कॉलोनियां विकसित की जाती है। तो रोशन, आप ये देखना होगा कि इस तरीके से फर्जी कॉलोनी वाले जो बिल्डर्स हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी रोशन हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते आगे, बूंदी के नैनवा से बड़ी खबर आ रही है जहां पर 12वीं के छात्र ने फांसी लगाकर जान दे दी। कस्बे की टीचर कॉलोनी में किराए पर ये छात्र रहता था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक का शव उतारा और अपने कब्जे में लिया। सुसाइड का मामला सामने आया है। 12वीं का ये छात्र फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। बूंदी से ये बड़ी खबर है जहां पर 12वीं के छात्र ने फांसी लगाकर जान दे दी। कस्बे की टीचर कॉलोनी में दरअसल ये छात्र किराए पर रहता था। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। मृतक का शव अपने कब्जे में ले लिया है और आखिरकार इस आत्महत्या के पीछे क्या कारण थे, इसे पता लगाने की पुलिस कोशिश कर रही है। बूंदी से बड़ी खबर जहां पर 12वीं के छात्र ने फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है कि आखिरकार ऐसे क्या कारण रहे जिसकी वजह से 12वीं के स्टूडेंट ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। टीचर कॉलोनी है जहां पर ये छात्र किराए पर रहता था और यहीं पर रहकर वो पढ़ रहा था। 12वीं के स्टूडेंट की सुसाइड का मामला बूंदी के नैनवा से। कस्बे की टीचर कॉलोनी में किराए पर रह रहा था ये स्टूडेंट, जिसने फांसी के फंदे पर लटक कर अपनी जान दे दी। और अगली खबर आपसे जुड़ी है। दरअसल आरबीआई ने रेपो रेट में बढ़ोतरी कर दी है। रेपो रेट में 0.25% की बढ़ोतरी हुई है। रेपो रेट बढ़कर 6.50%
हो गया है और माना जा रहा है कि अब होम लोन की जो EMI है वो बढ़ सकती है। महंगाई दर 4% रहने की संभावना जताई गई है। रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट बढ़ चुका है। तो लगातार RBI रेपो रेट में बढ़ोतरी कर महंगाई का झटका लोगों को दे रहा है और इससे पहले भी रेपो रेट में बढ़ोतरी हुई थी। एक बार फिर 0.25% की बढ़ोतरी रेपो रेट में हुई है। इसका असर ये होता है कि आपने अगर होम लोन लिया हुआ है तो उसकी EMI अब बढ़ जाएगी। As you would be aware, the Monetary Policy Committee, that is the MPC, met on 6th, 7th and 8th February based on an assessment of the macroeconomic situation and its outlook. The MPC decided by a majority of 4 members out of 6 to increase the policy repo rate by 25 basis points to 6.5% with immediate effect. Consequently, the standing deposit facility, that is SDF rate, will stand revised to 6.25% and the marginal standing facility, that is the MSF rate and the bank rate, to 6.75%. The MPC also decided by a majority of 4 out of 6 members to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation remains within the target going forward while supporting growth. Accordingly, the MPC decided to raise policy repo rate by 25 basis points to 6.5%. The MPC will continue to maintain strong vigil on the evolving inflation outlook so as to दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के पहले चरण का उद्घाटन 12 फरवरी को होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एक्सप्रेस वे के पहले फेज का उद्घाटन करने के लिए दौसा आ रहे हैं। हरियाणा के सोना से दौसा के लिए ये जो पूरा पाड़ा है वो तैयार हो गया है। एक्सप्रेस वे शुरू होगा। करीब 228 किलोमीटर के इस एक्सप्रेस वे को पहले चरण में शुरू किया जा रहा है। इसके लिए धनावट ब्रेस्ट एरिया में प्रधानमंत्री मोदी की सभा भी होगी। वो हवाई मार्ग से 12 फरवरी को धनावट पहुंचेंगे और इसके बाद वो एक्सप्रेस वे का अवलोकन भी करेंगे। नरेंद्र मोदी 12 फरवरी को दौसा आएंगे और देशवासियों को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की सौगात देंगे। यहाँ पर व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही है। हम आपको तस्वीरों में दिखा सकते हैं। ये धनावड़ का रेस्ट एरिया है और सामने डोम बनाए जा रहे हैं और 4 प्रकार के ये डोम बनाए जा रहे हैं। जो बीच का जो पूरा बड़ा डोम दिखाई दे रहा है ये मुख्य मंच है। मंच के सामने का क्षेत्र है। इसके अलावा एक डोम इधर की तरफ बनाया गया है। बाकी जो 2 अन्य डोम है जो मुख्य जो पंडाल है उसके दूसरी तरफ बनाए जा रहे हैं। ऐसे में कुल 4 डोम बनाए जा रहे हैं और यह जो एक्सप्रेसवे है यही वह एक्सप्रेसवे है जो जनता को समर्पित होगा। इस एक्सप्रेसवे को तस्वीरों में आप देख सकते हो। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसका अवलोकन करेंगे। यानी जैसे ही वो हेलीपैड से उतरेंगे तो सबसे पहले इस एक्सप्रेसवे पर कार के माध्यम से रन करेंगे और करीब 3 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो यहाँ से जाएंगे और वापस 3 किलोमीटर आएंगे और उसके बाद में जनसभा को संबोधित करेंगे। दूसरा प्लान ये भी बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो हेलीपैड फिलहाल रेस्ट एरिया में बनाए जा रहे हैं, लेकिन एक चांस ये भी बताया जा रहा है कि जो इनके हेलीपैड है वो इस एक्सप्रेसवे पर बनाए जाए, दिल्ली की तरफ बनाए जाए और उनके बाद में एक्सप्रेसवे पर ही वो हेलीपैड उतरे और उसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार के माध्यम से यहाँ तक आए और ठीक इस मंच के सामने यहाँ प्रधानमंत्री पैदल चले। इस तरह की भी एक प्लानिंग की जा रही है। हालांकि अभी तक मिनट टू मिनट कार्यक्रम तय नहीं हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संभावना ये भी है कि कुछ मीटर वो पैदल भी चल सकते हैं। पैदल चलने के बाद वो वापस कार के माध्यम से इस सभा स्थल तक पहुंच सकते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं और जो बीजेपी के नेता हैं और NHAI के अधिकारी हैं, साथ ही दौसा जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, वो सभी इस दौरे को शांतिपूर्ण संपन्न कराने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। चलिए यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।